हेलो स्टूडेंट, मैं आफाक अहमद। आज हम लोग विज्ञान कक्षा 10वीं के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। कल की क्लास में मैं आप लोगों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में कुछ बातें बता चुका था, लेकिन आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही ख़त्म होता है। यानी जितनी मात्रा हमने किसी पदार्थ की हमने शुरुआत में ली है अभिकारक के तौर पर, उतनी ही मात्रा हमें उत्पाद के तौर पर हमें मिल जाएगी। या दूसरे शब्दों में यूँ कहा जाए कि जितनी परमाणु संख्या हम लोगों ने अभिकारक में ली है, उतनी ही परमाणु संख्या किसी तत्व की हम लोगों को उत्पाद में मिलेगी। यानी अगर हमने ऑक्सीजन 5 मिलाए हैं, हाइड्रोजन 4 मिलाए हैं, तो उत्पाद में हमें 5 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वरना ये होगा कि हम लोगों ने मिलाई कुछ ज़्यादा चीज़ें और हम लोगों को मिल कुछ कम रही हैं, जिससे हम लोगों की जो रासायनिक समीकरण है, जो समीकरण हम लोगों ने जो बताया है वो एक गलत चीज़ शो करेगी, गलत चीज़ बताएगी, जो कि एक परमाणु संख्या को सही तौर से प्रदर्शित नहीं करेगी। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, इसके लिए मैंने आप लोगों के सामने एक उदाहरण लिखा है। जिंक के टुकड़े के साथ में मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, जिसके बाद मुझे उत्पाद के तौर पर जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस निकली है ना, जिसको मैंने यहाँ पर रासायनिक क्रिया के तौर पर आपको शो किया है। ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इन दोनों को आपस में मैंने मिलाया, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को, तो मुझे जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकली है। अब मुझे देखना ये है कि इन पूरी विधि में इस पूरी विधि में मैंने नीचे एक टेबल बना रखी है। एक तरफ मैंने सबसे पहले तत्व लिखे हैं कि इस पूरी मेथड में या पूरी समीकरण में कितने तत्व यूज़ हुए हैं, उपयोग में आए हैं। जैसे एक पहला जिंक हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक सल्फ़र हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। तो ये 4 तत्व हैं जो इस पूरी समीकरण में इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा आपको कोई और 5वां तत्व इसमें नज़र नहीं आएगा। हाँ, यौगिक जिंक सल्फेट जो बना ये यौगिक है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा तत्व हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसमें ये यौगिक है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा तत्व मौजूद है। तो हम लोगों के पास में अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 जो है तत्व मौजूद है। एक जिंक, एक हाइड्रोजन, एक सल्फ़र, एक ऑक्सीजन, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, बस ये 4 तत्व हम लोगों के पास में जो मैंने इस टेबल में तत्व के उसमें लिख दिया है। दूसरा, इसके आगे मैंने 2 कॉलम बनाए हैं। एक तो अभिकारक में इन तत्वों की संख्या कितनी मौजूद है। अभिकारक जो अभिक्रिया करते हैं, इस तरफ वाला हिस्सा, एरो से इस तरफ वाला हिस्सा, LHS वाला हिस्सा जो है, इसका हम लोगों ने लिया। तो हम लोगों ने जिंक कितने LHS में लिखे हुए हैं, तो मैंने लिख दिया, मैं इसको हटा रहा हूँ। जिंक में अगर हम लोग LHS की तरफ देखें, इस तरफ वाले में जिंक टोटल कितने हैं, तो सिर्फ एक यहाँ पर एक जिंक दिख रहा है, तो मैंने एक लिख दिया। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन मैंने LHS की तरफ कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और कोई है नहीं है, तो मैंने 2 हाइड्रोजन लिख दिया कि 2 हाइड्रोजन इस्तेमाल हुए। सल्फ़र की अगर हम बात करें तो सल्फ़र सिर्फ एक नज़र आ रहा है मुझे, तो ये सल्फ़र मैंने यहाँ पर एक लिख दिया। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हम लोगों को नज़र आ रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर 4 ऑक्सीजन लिख दिया है। तो हम लोग सबसे पहली हमारी चीज़ होती है कि एक तरफ तत्व लिखेंगे, अभिकारक में परमाणु की संख्या, जो अभिक्रिया LHS की तरफ जितने अभिकारक हैं उसमें कौन से तत्व के कितने परमाणु इस्तेमाल हुए हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। आगे हम लोग बढ़े तो हम लोग आते हैं उत्पाद की तरफ। ये वाला हिस्सा, एरो से राइट हैंड साइड वाला हिस्सा, सीधे हाथ की तरफ वाला हिस्से में हम लोग देखते हैं
कि इस तरफ में हम लोग देखते हैं कि ये तत्व तो यही पाए जाएंगे, यही 4 तत्व, जिंक है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तत्व यही होंगे। तो हम लोग इस तरफ देखते हैं कि तत्व कितने किस तरफ इस्तेमाल हुए। जिंक की बात करें तो राइट हैंड साइड में जिंक सिर्फ 1 है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 2 हैं, इस तरफ मैंने हाइड्रोजन 2 लिख दिया यहाँ पर। सल्फ़र की बात करते हैं, सल्फ़र यहाँ पर 1 है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 मैंने लिख दिया। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, ये मैंने एक टेबल बना ली। अब टेबल में हम लोग इन दोनों LHS और RHS को कंपेयर करें कि कोई कम ज़्यादा तो नहीं है। तो मैंने देखा कि जिंक जितना अभिकारक में है उतना ही जो है उत्पाद में भी है, हाइड्रोजन जितना अभिकारक में है उतना उत्पाद में भी 2, सल्फ़र जितना अभिकारक में है उतना ही उत्पाद में भी है, इसी तरह ऑक्सीजन जितना अभिकारक में है उतना ही उत्पाद में भी है। अगर ये दोनों तरफ बराबर है, मतलब ये हुआ, अगर दोनों तरफ इनकी सबकी संख्याएं बराबर हैं, मतलब ये हुआ कि हम जो समीकरण की बात कर रहे हैं ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित है, इसको संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। दूसरा उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर लिया है। ये एक असंतुलित समीकरण मैंने ली है। इसको मैं पूरी तरह से आपको चरणबद्ध तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को इसको जो है संतुलित करना सिखाऊंगा। तो मेरी समीकरण, ये मेरी समीकरण है। मैंने आयरन, Fe बोले तो आयरन है, आयरन को मैंने आयरन और ये H2O यानी पानी, Fe यानी आयरन, H2O यानी पानी, आयरन के साथ में मैंने पानी को मिलाया या लोहे के साथ में मैंने पानी को मिलाया, तो मुझे जो है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4 फेरोसोफेरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ, प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से निकली है। हाँ, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ। तो फिर से देख लीजिए, मैंने आयरन लिया और आयरन के साथ पानी को मैंने मिलाया, पानी की क्रिया कराई, तो मुझे फेरोसोफेरिक ऑक्साइड यहाँ पर मुझे मिल गया और हाइड्रोजन गैस मिल गई। इस तरफ वाले जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों मेरे अभिकारक हैं, और ये दोनों चीज़ें जो मुझे मिली हैं ये उत्पाद हैं। ये पहले मैंने मिलाया और ये मुझे प्राप्त हुआ, इन दोनों को मैंने मिलाया और ये चीज़ मुझे प्राप्त हुई, तो इस तरफ वाली चीज़ अभिकारक हो गई और इस तरफ वाली चीज़ जो है उत्पाद हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक असंतुलित समीकरण मैंने लिया है। अब इसको संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला चरण है कि जितने भी तत्व या यौगिक, तत्व समझ लीजिए, फेरस एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है ना। और यौगिक की बात करें तो H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मैंने मिला दिया, पानी बना दिया, जल बना दिया, है ना। तो ये जल जो है वो एक यौगिक है। Fe3O4 फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, ये एक तत्व है। दो चीज़ें आपस में जब मिल गई तो ये चीज़ तत्व कहलाने की बजाय यौगिक कहलाता है। तो Fe3O4 एक यौगिक है, H2O एक यौगिक है, हाइड्रोजन एक तत्व है, फेरस एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो जितने भी तत्व और यौगिक यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं इस पूरी समीकरण में, इन सब को अलग अलग में बॉक्स में बंद कर लूँगा। ऐसे सबको अलग अलग में जो है एक बॉक्स में बंद कर लूँगा। पहली स्टेप है, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर, ये पहली स्टेप है, मैंने इस तरह करा हुआ है। सभी तत्व या यौगिक, इन सब को मैंने अलग अलग बॉक्सेस में बंद कर दिए हैं। अब हम लोगों को जब भी समीकरण में चेंज करना है, बदलाव करना है, या हम लोगों को जो भी यौगिक या तत्व प्लस माइनस करना है, तो हम लोग इस बॉक्स के अंदर में कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करेंगे। जो भी चीज़ हमें कम ज़्यादा करना है बॉक्स के बाहर करना है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए। पहला चरण है कि तत्वों और यौगिकों को अलग अलग बॉक्स में बंद कर लेना, सबसे पहली चीज़। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा चरण है, चरण दूसरा या स्टेप सेकंड है हम लोगों की,
दूसरा चरण है, स्टेप सेकंड है कि जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की सूची बनाना। जैसे इससे पहले हम लोगों ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो आपस में जो रिएक्शन कराया था उसमें हम लोगों ने बनाया था, इसी तरह यहाँ पर भी हम लोगों ने एक टेबल बनाई है। जितने भी इस पूरी समीकरण में तत्व नज़र आ रहे हैं उन सब तत्वों को हम लोग लिस्ट आउट कर रहे हैं। तो कितने तत्व दिख रहे हैं मुझे? फेरस दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। आप पूरे से में देखिए, सिर्फ एक तरफ अभिकारक की तरफ मत देखिए, बल्कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ देखिए। तो अभी हम लोगों को खाली यही 3 तत्व नज़र आ रहे हैं, फेरस दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है। तो इन तीनों को मैंने लिस्ट आउट करके यहाँ पर लिख लिया इस सारणी में। तीनों, फेरस लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या आती है अगली, हम लोग अभिकारक जो हुआ है जिसका हम लोगों ने रिएक्शन कराया है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, इसके एक हम लोगों ने पूरा एक कॉलम बना लिया। इसमें हम लोग देखेंगे आयरन कितना इस्तेमाल हुआ है, तो आयरन देख रहे हैं हम लोग 1 इस्तेमाल हुआ है तो ये लिख दिया। हाइड्रोजन कितने इस्तेमाल हुआ है, तो हाइड्रोजन के नीचे देखो 2 लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, तो ये मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है तो मैंने ऑक्सीजन को यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक, इसी तरह मैं उत्पाद की तरफ बात करता हूँ, तो मैंने एक कॉलम बनाया है राइट हैंड साइड, यानी उत्पाद की तरफ का। उत्पाद बोले तो एरो के इस तरफ वाला पार्ट, तो इस उत्पाद का मैंने कॉलम बनाया राइट हैंड साइड में, इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर। अब मैं इन्हीं तत्वों का, ये जो तत्व हैं इन्हीं तत्वों की संख्या लिख रहा हूँ, कितनी तत्वों की संख्या इस तरफ में है। आयरन, फेरस की संख्या अगर हम देखें उत्पाद की तरफ तो कितनी दे रखी है, यहाँ पर देखिए 3 दे रखी है, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। इसके बाद हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर देखें हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ऑक्सीजन की संख्या की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, मैंने 4 लिख दिया। ठीक, अब हम लोग टेबल में LHS और RHS इन दोनों को कंपेयर करते हैं। LHS और RHS वाले को कंपेयर करते हैं कि किसमें संख्या अगर हमारी बराबर है, अगर दोनों तरफ की संख्या बराबर है मतलब हमारी समीकरण जो है वो संतुलित है, और अगर दोनों तरफ की संख्याएं ये बराबर नहीं है मतलब हम लोगों की जो समीकरण है ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो फेरस की हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अभिकारक में 1 है लेकिन उत्पाद में 3 है। हाइड्रोजन की देखते हैं, अभिकारक में 2 है, उत्पाद में भी 2 है। ऑक्सीजन की देखते हैं, अभिकारक में 1 है लेकिन उत्पाद में 4 है। मतलब ये हुआ कि हमारी जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है, ये दोनों में बराबर नहीं है। तो हम लोगों को इस समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। ठीक, तो ये दूसरी स्टेप हो गई हम लोगों की, ये हम लोगों की दूसरी स्टेप हो गई कि हम लोगों ने विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की एक सूची बना ली। अब हम लोग तीसरी स्टेप की तरफ चलते हैं। तीसरी स्टेप हम लोगों की है इसको आसान बनाने के लिए, वरना हम लोग इसको आसान बनाने के लिए हम लोग की तीसरी स्टेप, वरना हम लोग इसको चेंज करके दूसरी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है वो हम लोगों की स्टेप कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करना। जिस भी अभिकारक, जो उनसा भी यौगिक हम लोगों को सबसे अधिक मात्रा में जिसमें परमाणु नज़र आ रहे हैं उसको हम लोग को संतुलित करना। परमाणु ज़्यादा कैसे समझ में आएगा, ये एक अभिकारक है, इसमें 1 ही परमाणु है, इसमें टोटल कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, यानी टोटल 3 परमाणु हो गए, इसमें 1 हो गया। Fe3O4, तो आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4, 4 और 3 7 परमाणु हो गए। हाइड्रोजन के 2, तो यहाँ पर 2 हो गए। तो सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करना। अब हम लोग देख लेंगे सबसे अधिक परमाणु कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर, है ना। इसमें ये नहीं देखना है कि अभिकारक है कि उत्पाद में है, कोई से में भी हो, अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो, सबसे ज़्यादा जहाँ पर है उसको सबसे पहले हम लोग संतुलित करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को जो नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड में हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो है परमाणु नज़र आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसको संतुलित करने का काम करेंगे। किस तरह संतुलित करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर लिया है, इसको लिखा है, इसको हम लोग संतुलित करने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की संख्या है, मतलब इसको तो हमने लिया लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन की इसमें संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, अब इस तरफ अगर हम लोग आ जाएं अभिकारक की तरफ, तो अभिकारक की तरफ हम लोग ऑक्सीजन की संख्या देखें तो कितनी है, सिर्फ 1 है। उत्पाद की तरफ 4 है और अभिकारक की तरफ सिर्फ 1 है। तो मुझे इन दोनों को बराबर करने के लिए ये चाहिए कि अभिकारक की तरफ मुझे टोटल 4 और 4 चाहिए,
ताकि इसमें बैलेंस हो सके। तो मैंने एक काम किया, इसका जो 4 है, ये जो 4 जो ज़्यादा आ रहा है, इस 4 का मैंने गुणा इस तरफ में ऑक्सीजन वाला जो यौगिक है इसके साथ कर दिया। यहाँ पर मैंने देखो 4 लिखा है। मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि बॉक्स के अंदर में मुझे कोई भी चीज़ बदलाव नहीं करना है। तो हम लोग कहाँ पर बदलाव कर रहे हैं? बॉक्स के बाहर में मैंने उस संख्या को लिखा है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 1 है। तो मैंने इसके जो 4 ऑक्सीजन थे, मैंने इसके आगे इसको लिख दिया। बॉक्स के बाहर लिखा है मैंने, ध्यान रखिएगा, बॉक्स के अंदर में कोई बदलाव नहीं किया है। तो यहाँ पर ये स्टेप देखिए आप, इस स्टेप में मैंने बॉक्स के बाहर में यहाँ पर 4 ऑक्सीजन की संख्या कर दी। अब आप देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गए और ये 4 ऑक्सीजन के इसमें अगर गुणा हो जाए, ये एक तरह से ब्रैकेट के तौर पे समझ लीजिए आप, इसके पहले अगर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पर 4 थे और इस तरफ भी मैंने 4 लिख दिया। तो ये दोनों ऑक्सीजन की संख्या हम लोगों की बराबर हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बढ़े तो एक चीज़ समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर 4 लिखा था, ऑक्सीजन की संख्या तो मैंने बराबर कर दी, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या मेरी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? 4 मेरा बाहर है, 2 अंदर परमाणु थे, ये 2 ये वाले, 4 ये वाले, तो 4 दूना 8, इस तरह जोड़ते हैं। मतलब टोटल हाइड्रोजन के परमाणु कितने लिए मैंने? 8 लिए। 4 दूना 8, टोटल हाइड्रोजन के परमाणु मेरे पास में 8 है, लेकिन इसके इस तरफ में मेरे पास में 2 ही थे। तो मैंने 4 का यहाँ पर भी गुणा कर लिया। तो ये 4 दूना 8 यहाँ पर भी हो गए, मतलब मेरा ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया और हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। तो 2 चीज़ें मेरी पूरी तरह से संतुलित हो गई। क्या क्या? हाइड्रोजन भी 8 हो गए मेरे दोनों तरफ में, देख लें हम लोग, और ऑक्सीजन हमारे दोनों तरफ में 4 हो गए। आप देख लीजिए चाहे दोनों तरफ, अभिकारक की तरफ भी देख लीजिए और उत्पाद की तरफ भी देख लीजिए। तो हाइड्रोजन 8, दोनों तरफ 8-8 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गए हम लोगों के। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो हम लोगों ने बराबर कर दिया है। अब जितने भी बाकी बचे हुए तत्व हैं उनके परमाणुओं को संतुलित करना, ये हम लोगों की नेक्स्ट स्टेप होती है। चरण चौथा है कि अब जितने भी बचे हुए हैं, इसी तरह से जिस तरह हम लोगों ने एक को करा है ज़्यादा संख्या वाले परमाणु को, अब एक एक करके जितने बचे हुए परमाणु हैं उन सभी को हम लोग संतुलित करेंगे। यहाँ पर हम लोगों के पास में बच कौन सा रहा है? हाइड्रोजन संतुलित हो गया, ऑक्सीजन संतुलित हो गया, अब बचा कौन सा है हम लोगों के पास में? आयरन, Fe बचा है। बस इसको हम लोगों को संतुलित करना बाकी है। हो सकता है कि ये तो हम लोग के चलो 3 तत्व वाला था, हो सकता है ज़्यादा तत्व होते तो हम लोग एक एक करके करेंगे ना, ज़्यादा एक साथ नहीं करेंगे। पहले एक तत्व कर लिया, फिर दूसरा तत्व कर लिया, फिर तीसरा तत्व कर लिया, फिर चौथा कर लिया। अगर 20 तक तत्व भी जा रहा है तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग सभी तत्वों को बैलेंस पूरी तरह से कर देंगे। तो यहाँ तक स्टेप तक तो हम लोग कंप्लीट आ चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन हम लोग का पूरा संतुलित हो गया, ऑक्सीजन हम लोगों का पूरी तरह से संतुलित हो गया। अब बचा क्या है? आयरन। आयरन की अगर हम लोग इस तरफ मात्रा देखें तो इस तरफ कितनी मात्रा है? 3। उत्पाद की तरफ जिधर ज़्यादा है उस तरफ देखना है। तो उत्पाद की तरफ ज़्यादा जो है तत्व ज़्यादा फेरस है। Fe लोहे की मात्रा ज़्यादा है, 3 है। लेकिन अगर हम लोग वहीं पर देखें तो अभिकारक की तरफ हम लोगों के पास में ये आयरन की मात्रा खाली 1 है। तो मुझे इस तरफ भी 3 चाहिए। तो सिंपल सी स्टेप है कि इसके आगे मैं 3 लगा दूंगा, इस बॉक्स के सामने मैं 3 और लगा दूंगा, तो ये भी आयरन भी 3 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। ये देखिए आप इस स्टेप में मैंने किया है 3 Fe और यहाँ पर भी 3 Fe हो गए। तो मेरा अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और फेरस यानी आयरन भी बैलेंस हो गया। तो तीनों चीज़ें मैंने पूरी तरह से बराबर कर दी। यानी ये स्टेप मैंने अब बॉक्सेस भी हटा दिए, ये कंप्लीट बना दी। आप देख लीजिए ये दोनों जो समीकरण सेम है, बस खाली से बॉक्सेस मैंने हटा दिए हैं। अब आप इसमें देख लीजिए कि इसमें हम लोगों की जो पूरी जो तत्व थे उन सब के तत्व जो है पूरी तरह से संतुलित हो गए। कैसे? जैसे एक तत्व देखा मैंने फेरस, सॉरी आयरन की देखता हूँ मैं। आयरन इस तरफ 3 है, इस तरफ भी 3 है, तो ये फेरन दोनों तरफ 3 आ गए मेरे पास में। ऑक्सीजन की मात्रा देखता हूँ, इस तरफ 4 है, इस तरफ देखता हूँ इस तरफ भी 4 है। इसी तरह हाइड्रोजन की मात्रा देखता हूँ, हाइड्रोजन इस तरफ 4 दूना 8 है और इस तरफ भी 4 दूना 8 है, 8। तो इस तरह से देख रहा हूँ मैं, फेरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 तत्व है हमारे पास। तीनों तत्व पूरी तरह बैलेंस हो गए। यानी अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये समीकरण बनी है, ये समीकरण जो है संतुलित समीकरण है जो हम लोग चाह रहे थे।
इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम लोगों ने पूरी समीकरण को बैलेंस करना सीखा है। मैं आप लोगों को एक बार और शॉर्ट में रिपीट करा रहा हूँ, जिसके ज़रिए से आप लोगों को पूरा बनाना आ जाएगा। सबसे पहली स्टेप होती है हम लोगों की, पहला चरण होता है कि जितने भी तत्व और यौगिक हैं उनको हम लोग बॉक्स में बदल लेंगे। इस तरह से हमने सबको बॉक्स में बंद कर लिया, ठीक है। दूसरी स्टेप हम लोगों की है कि जितने भी तत्व हैं उनकी सूची बना ली, तत्वों की सूची बना ली। एक तरफ हमने अभिकारकों को रखा, दूसरी तरफ हम लोगों ने जो है उत्पादों के परमाणुओं को रखा। दोनों तरफ हमने देख लिया आयरन कितने हैं, दोनों तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, हम लोगों ने लिख लिया। हम लोगों को पता लग जाएगा इससे के ज़रिए से कि हमारी जो समीकरण है या ये संतुलित है या असंतुलित है। तो हम लोग यहाँ पर लगा कि असंतुलित है, इसको संतुलित करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्टेप थी कि सबसे अधिक परमाणु जिस तत्व के थे उसको सबसे पहले हम लोग संतुलित करेंगे। यहाँ पर सबसे अधिक परमाणु ऑक्सीजन के थे, तो हम लोगों ने सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करा। इसके आगे 4 था, तो मैंने यहाँ पर इसके आगे 4 लगा दिया, तो इसके ज़रिए से हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 दूना 8 हो गए, यहाँ पर 2 थे, तो मैंने इसके आगे भी 4 लगा दिया, तो मेरा ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन भी पूरी तरह से दोनों तरफ संतुलित हो गया, ठीक है। अब तीसरी स्टेप, ये 3 स्टेप हो गई। चौथी स्टेप बचती है कि जितने भी अब बचे हुए परमाणु हैं उनको संतुलित करना है। हम लोगों के पास में बचे हुए परमाणु सिर्फ फेरस था, आयरन था, लोहा था, जिसको हम लोगों ने उसको संतुलित कर दिया। फेरस, Fe को फेरस या लोहा भी बोलते हैं या आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर लाकर संतुलित कर लिया। किस तरह से, यहाँ पर 3 फेरस थे, यहाँ पर 1 फेरस था, इसके आगे हम लोगों ने 3 और लगा दिया, तो ये भी 3 फेरस हो गए, ये भी 3 फेरस हो गए, और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी पूरी समीकरण संतुलित कर ली। बॉक्सेस हटाए तो हम लोगों को इस तरह की एक संतुलित जो है समीकरण मिल गई। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल विधि कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये यहाँ पर जो मैंने समीकरण जो लास्ट आखिरी में जो ली है, इस पूरी समीकरण में एक कमी आ रही है, वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। वो 5वीं स्टेप हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो 5वीं स्टेप हो। कैसे? वो 5वीं स्टेप क्या है कि इनके जो भौतिक अवस्था के जो संकेत हैं वो लिखना। यानी ये जो पूरी समीकरण थी इसमें मुझे पता नहीं लग रहा था कि आयरन जो है ये लोहा, ये जो है ठोस है या द्रव है या गैस है, हाइड्रोजन किस अवस्था में है, ऑक्सीजन किस अवस्था में है, जल किस अवस्था में है ना। Fe3O4 जिसे हम लोग फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बोला जिसको हम लोगों ने, तो ये किस अवस्था में, ये हम लोगों को पता उसके समीकरण के ज़रिए से नहीं लग रहा था। तो इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए एक आखिरी चीज़ होती है कि हम लोग इन तत्वों के आगे एक सिंबल और लगा दें, जिसके ज़रिए से हम लोगों को पता लग जाए। जैसे गैस अगर है, गैसी है, तो हम लोग उसके आगे G लगा देंगे, द्रव है तो लिक्विड लगा देंगे, सॉलिड ठोस है तो S लगा देंगे, जली यानी एक्वा है तो हम लोग AQ लगा देंगे। AQ इसलिए इसको एक्वा बोलते हैं, जली को एक्वा। अगर जली है तो हम लोग उसके आगे एक्वा लगा देंगे, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं ये हमारे कोई तत्व का नाम नहीं है, बल्कि ये इसकी अवस्था है। तो Fe के आगे हमने S लगाया, यानी आयरन है, लोहा है, ठोस अवस्था में है तो S लगा दिया। H2O पानी है, ठीक है। H2O हम लोगों ने लिया, लेकिन ये एक जली फॉर्म में लेने के बजाय हम लोगों ने इसको ना गैस फॉर्म में लिया, यानी उसकी भाप हम लोगों ने इस्तेमाल करी है, इसलिए इसके आगे G लगाया कि गैसीय अवस्था में। Fe3O4 फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, ये भी ठोस अवस्था में, इसलिए हमने इसके आगे सॉलिड लगाया। और हाइड्रोजन गैस जो बाद में निकल रही है वो गैस है, इसलिए हमने उसके आगे G लगाकर इस्तेमाल किया है। तो इसके ज़रिए से, इस 5वें चरण के ज़रिए से हम लोग उसकी भौतिक अवस्थाओं को लिख सकते हैं। इसके ज़रिए से पता कर सकते हैं कि किस तरह का हम लोगों का कौन सा जो है कौन सा यौगिक है, ठीक है। तो इसके साथ में हम लोग की क्लास कंप्लीट हुई। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप लोग को इसमें कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप लोग इसको लिख के रखिए। हो सकता है मंगलवार के दिन मैं जो है एक ऑनलाइन क्लास आपके साथ में लूँ, तो उसमें आप लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर अर्जेंट डाउट क्लियर करना हो तो आप लोग जो है मुझे
कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।